डियर स्टूडेंट्स, डीएनए लेबलिंग, इंड लेबलिंग और डीएनए लेबलिंग के विभिन्न जो प्रकार होते हैं, इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि डीएनए लेबलिंग किस प्रकार से किया जाता है, किन किन चीज़ों से किया जाता है और डीएनए लेबलिंग करने का कारण क्या है। तो चूँकि हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं डीएनए लेबलिंग, तो उससे पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम आगे के स्लाइड्स में समझ नहीं पाएंगे कि क्यों हम लोग ये जो है वो लेबलिंग कर रहे हैं, कि ये लेबलिंग किया क्यों जाता है। तो उसका एक जो रीज़न है वो है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये जो टेक्निक है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये मदद करती है डिटरमाइन करने में कि कोई मॉलिक्यूल या कोई डीएनए का सीक्वेंस है। जैसे ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं कोई जो है वो निफ जीन के सीक्वेंस को ढूंढ रहा हूँ, तो निफ जीन का सीक्वेंस इस वाला जो डीएनए सीक्वेंस जिसका सीक्वेंस मुझे नहीं पता, निफ जीन का सीक्वेंस इसमें है या नहीं, तो मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल जिसको प्रोब या ऐसा कुछ कहते हैं उसको डाल के इसमें हाइब्रिडाइजेशन करा के इसको पता करा सकता हूँ। तो ओवरऑल जो पर्पज़ है जो करने का, वो है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग पता करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जीन या डीएनए सीक्वेंस जहाँ पे हमारा जो क्वेरी सीक्वेंस है उसमें मौजूद है या नहीं। तो अब सोचिए कि अगर हम लोग इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन करवा के पता कर रहे हैं, तो किसी कंडीशन में, लेबोरेटरी की कंडीशन में, जो जिसको हम लोगों ने हाइब्रिडाइज कराया है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जो है वो लगा हुआ होना चाहिए जिससे हम लोगों को अंदाज़ा मिल जाए कि ये चीज़ यहाँ पे बाइंड की है या नहीं। देखिए, क्यों या ये दोनों में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हुई है या नहीं। तो इसीलिए जिस चीज़ को हम लोग भेजते हैं ये पता करने के लिए, जैसे निफ जीन का उदाहरण दिया मैंने, तो निफ जीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम लोग भेजेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोब। ठीक है, प्रोब। उस प्रोब को हम लोग क्या करेंगे? लेबल करेंगे। लेबल किससे? किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से या किसी दूसरी चीज़ से। और ताकि जब लेबल करें और ये जाके अपने किसी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड हो, तो इसको आसानी से किसी टेक्निक की सहायता से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते कैसे हैं और उसका सोल पर्पज़ क्या है, इसी पर्पज़ के लिए हम लोग पूरा जो है वो ये जो है वो लेबलिंग वाला चीज़ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो लेबल हम लोगों को करना है, तो लेबल मोस्टली हम लोगों को, कोई भी एक डीएनए का सीक्वेंस है, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है, तो इसको लेबल करने के जो है वो कुछ मेथड हो सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है इंड लेबलिंग मेथड, जो इस वाले लेक्चर का टॉपिक भी है। दूसरा मेथड है निक ट्रांसलेशन और तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन। ये तीनों चीज़ हम लोग जो है वो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा दो और मेथड होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट लेबलिंग मेथड और आरएनए पॉलीमरेज मेथड। तो इन दो मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप किसी रेफरेंस बुक से इनके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इंड लेबलिंग। तो जब हम कह रहे हैं कि इंड लेबलिंग, तो इसका मतलब आप समझिए कि ये डीएनए का कोई स्ट्रैंड होगा और इसके किनारों में यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या दूसरे शब्दों में कहूँ तो 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे, दोनों ही साइड में, 5 प्राइम या 3 प्राइम में, किसी भी एक साइड में क्या करना है हम लोगों को? उसको लेबल करना है। ठीक है, तो ऐसी और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, मतलब मेनी टेक्निक्स आर अवेलेबल, कि उसके 3 प्राइम साइड में या 5 साइड में कोई ना कोई लेबल को जो है वो हम लोग लगा सके। ठीक है, जनरली क्या करते हैं कि कोई एक सिंगल सा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लास्ट वाले पोर्शन में, आइदर तो 3 प्राइम साइड में या 5 प्राइम साइड में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की टेक्निक हम लोग अपना रहे हैं। जनरली 5 प्राइम साइड को जो है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो 5 प्राइम साइड पे जो है वो हम लोग लेबल, कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, एक ही न्यूक्लियोटाइड को जो है वो रिप्लेस करना है, या एक ही न्यूक्लियोटाइड को हम लोग, जो भी हमारा लेबल वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ में रिप्लेस किया जाता है। और इसके लिए जो एंजाइम हम लोग उपयोग में लाते हैं वो है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और जहाँ कहीं भी काइनेज की बात आती है तो आपको आइडिया है ही कौन सा ग्रुप है? PO4, फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने वाले एंजाइम कौन है? काइनेज। ठीक है, तो 5 प्राइम में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप। तो अब समझिए कि काइनेज अगर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ रहा है तो रेडियल लेबल्ड मॉलिक्यूल कौन सा होगा? अपना ये
PO4 या फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट P जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा रेडियो लेबल्ड। इतनी बात तो अब हमको समझ में आ गई। और वो कौन सा होगा, स्पेसिफिकली कौन सा होगा, गामा P32 ये मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉस्फेट जो काइनेज जोड़ेगा वो कौन सा होगा, गामा 32P जो ATP से आएगा, और ये 5' हाइड्रोक्सी टर्मिनस पे जो है वो जाके जोड़ेगा। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि जनरली 5' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, 5' पे तो कौन सा होता है, जनरली फॉस्फेट ग्रुप। जब कभी भी आप DNA इस तरीके से बनाते हैं तो 5' पे आप क्या लिखते हैं, फॉस्फेट, और 3' पे क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि इसका क्या है कि 5' में हम लोग हाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं। लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि अगर ये 5' में फॉस्फेट ना होके क्या होगा, हाइड्रोक्सी, तो काइनेज सीधे सीधे इस जगह पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे इस तरीके का अगर DNA स्ट्रैंड है तो इसके 5' में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ना कि फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेज जो है सीधे सीधे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ सकता है, और क्योंकि सीधा जोड़ देता है तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन यदि हम लोगों का नेचुरल मॉलिक्यूल है कि 5' पे फॉस्फेट और 3' पे हाइड्रोक्सिल, या इसका वाइसे वर्सा, तो क्या होगा, पहले इस फॉस्फेट ग्रुप को हटाना पड़ेगा, और फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग में लाते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज की सहायता से 5' में जो है वो हम लोग फॉस्फेट को हटाएंगे, और उसके बाद में अगले राउंड में जो है वो हम लोग उसमें हाइड्रोक्स जो है वो तो यहाँ पे जो है वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, फिर काइनेज से जो है वो अपना रेडियो लेबल्ड वाला फॉस्फेट उसमें जोड़ेंगे। अगेन वही सेम जो है वो गामा 32P वाला जो है वो मॉलिक्यूल जिसमें जो है वो होगा। ठीक है, अब इसके जो मैंने दो तरीके बताए उसको जो है वो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैंने बताया फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, आप देखिए एल्केलाइन यहाँ पे भी जो है OH होना चाहिए, यहाँ पे भी OH होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज एक्सचेंज रिएक्शन, ये जो दिया हुआ है एक्सचेंज रिएक्शन है, ये जो है वो तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो है वो 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों जगहों पे है, और यहाँ पे जो है वो सीधे सीधे आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज डाला, और क्योंकि आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज डाला तो हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन को सिर्फ यहाँ से नीचे देखने की ज़रूरत है, यहाँ इधर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज डाला और हाइड्रोक्सिल में सीधे सीधे क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप, और क्योंकि सीधे सीधे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो में जो है वो फॉस्फेट जोड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अब देखिए यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड था, ये वाला जो टर्मिनल का न्यूक्लियोटाइड है और ये वाले टर्मिनल के जो न्यूक्लियोटाइड, तो दोनों साइड के एक एक न्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फेट है वो किससे रिप्लेस, गामा P32 से जो है वो रिप्लेस हो गए। एक्सचेंज रिएक्शन इसी का अगर ऊपर वाला भी हिस्सा ले लें, या दूसरे एग्जांपल में देखें कि 5' पे फॉस्फेट और 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें पहले एल्केलाइन फॉस्फेटेज डाल के, या यहीं से देखें एल्केलाइन फॉस्फेटेज, AP मतलब एल्केलाइन फॉस्फेटेज डाल के दोनों साइड से फॉस्फोरस को अलग कर देंगे, और जैसे ही फॉस्फोरस को अलग कर देंगे तो फिर वही फॉरवर्ड रिएक्शन वाला हम लोगों का जो है वो सबस्ट्रेट मिल गया, और अगेन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की सहायता से फिर हम उसमें जो है वो गामा 32P जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये दो तरीके थे इंड लेबल करने के, जो DNA का इंड होता है उसको लेबल करने के। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, तो इसकी सहायता से समझिए हम लोग दोनों DNA को भी और RNA को भी, क्योंकि सिर्फ लास्ट वाला मॉलिक्यूल, ये वाला लास्ट वाला मॉलिक्यूल, और सिंगल स्ट्रैंड में भी किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि किस जगह को, किस न्यूक्लियोटाइड को हम लोगों ने लेबल किया है, वो भी हम लोगों को पता है। इसकी क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड है तो बहुत छोटे से मॉलिक्यूल को भी कर सकते हैं, और इवन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के बाद जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिलेंगे उसको भी लेबल किया जा सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब हम लोगों ने जो लेबल किया अभी, तो आप लोगों ने देखा तो हमने रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया, लेकिन एक्चुअली में या तो रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉन रेडियो लेबल्ड। ठीक है, दोनों तरीके के मॉलिक्यूल। तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को, जैसे न्यूक्लियोटाइड में एक P32 जो था वो रेडियो लेबल्ड था, गामा P32, उसी तरीके से कुछ न्यूक्लियोटाइड को कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कराया होता है, जैसे बायोटीन या उसी तरीके के कुछ दूसरे मॉलिक्यूल जो हम लोग आगे देखेंगे।
तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव लेबल्स, तो जैसा हम लोगों ने देखा था गामा 32P, यही जो है वो सबसे इजीली डिटेक्ट होने वाला जो है वो मॉलिक्यूल होता है। और क्योंकि फास्फोरस जो है वो डीएनए में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत आसानी से जो है वो उसको लेबल किया जा सकता है फास्फोरस को, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरा कारण है ऑटो रेडियोग्राफी से इसको इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इससे हम लोगों को कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये है कि ऑक्यूरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये हमारा जीन था जिसको हम डिटेक्ट करना था, और जो हम लोगों ने प्रोब जिसमें हम लोगों ने लगाया, दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा, किस जगह में, मतलब मान लो इतना लंबा डीएनए था तो इसके बीच वाले हिस्से में या फिर जो है इसके इधर साइड के हिस्से में या इधर साइड के हिस्से में, किस जगह में जो है वो जो है वो बाइंडिंग हुई है। ठीक है। तो ये चीज़ों का हम लोग पता लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा रेडियो आइसोटोप वाला जो गामा, उसके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको इस्तेमाल में किया जा सकता है, जिसको हम लोग नॉन आइसोटोप लेबलिंग भी कहते हैं। तो जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं उसमें है, एक है बायोटीन, दूसरा है डिजॉक्सीजेनिन और फ्लोरेसीन। तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बायोटीन क्या है? स्मॉल वाटर सॉल्युबल एक विटामिन है। ठीक है। और ये किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स के साथ में बहुत आसानी से कॉन्जुगेट कर जाता है, बाइंड कर जाता है। तो मान लीजिए ये हम लोग का न्यूक्लियोटाइड है, तो इससे जो है वो बायोटीन बहुत ही आसानी से क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। और जो बायोटीन का जो प्रोब के साथ, यानी डीएनए का एक छोटा टुकड़ा जिसको हम लोग भेजेंगे किसी सीक्वेंस को पता करने के लिए, उसके साथ जब ये बायोटीन को हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है बायोटिनाइलेशन। ठीक है। और ये जो बायोटिनाइलेशन का प्रोसेस है, ये किसी एंजाइमेटिक मेथड से या फोटोकेमिकली, यानी किसी प्रकाश की मेथड से, कोई एनर्जी से, जो कोई लेज़र लाइट वगैरह दे के उसको जो है वो हम लोग न्यूक्लियोटाइड में जोड़ सकते हैं। और जब बायोटीन इसमें मौजूद होता है इस सीक्वेंस के साथ, तो वो उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। उसकी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको बना के रखेगा। ये जो प्रोब होते हैं इनको जनरली हम लोगों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 साल तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। ये आसानी से, बायोटीन जो होता है वो ये स्ट्रेप्टाविडीन नाम की चीज़ अगर आप डालेंगे तो उसके साथ बाइंड करता है। और अगर हम लोग स्ट्रेप्टाविडीन को आइडेंटिफाई करने की कोई तरीका अपना लें तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो बायोटीन कहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और उसके लोकलाइजेशन के आधार पे हम लोग उसका क्वांटिफिकेशन डिटेक्शन सिस्टम भी बना सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बायोटीन हुआ उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए एक ही डीएनए तो नहीं होता, हमेशा जो है वो ज़्यादा मात्रा में डीएनए होता है, तो जितना ज़्यादा जो होता है वहाँ पे बाइंडिंग होगी बायोटीन के हिसाब से, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हम लोग को पता लग जाएगा कि क्वांटिटी के हिसाब से कितना है। अब देखिए इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो डिटेक्शन करने के लिए क्या होता है, ये प्रीमरोज की बुक में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रीमरोज, वो मैनिपुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला नहीं, फ्रॉम जीन टू जीनो, इस किताब का नाम है जीन टू जीनो। इस किताब में, वो प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन वाले जीन में नहीं, प्रीमरोज की जो किताब है उसमें ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए हम लोगों ने पहले ये जो न्यूक्लियोटाइड था इसमें जो है वो बायोटीन को ऐड करके रखा हुआ है। और इस बायोटीन से बाइंड कराने वाला जो दूसरा प्रोटीन है एविडीन। अब हम लोग को डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे बायोटीन मौजूद है, तो हम लोग उसमें क्या डालेंगे, पहले एविडीन। और उसके बाद फिर एविडीन, जैसे हम लोग का जो एलिसा और उसमें भी सैंडविच एलिसा होता है, उस तरीके का कंसेप्ट है। पहले बायोडीन, फिर बायोटीन से बाइंड करने वाला एविडीन, और फिर एविडीन से बाइंड करने के लिए बायोटीन, और उसके साथ में एल्केलाइन फॉस्फेटेज, और आखिरी में फिर ये एल्केलाइन फॉस्फेटेज के लिए कोई एक सब्सट्रेट का नाम अगर ध्यान ना भी रहे तो आप ध्यान रखिएगा कि सब्सट्रेट जब डालेंगे तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज उसको डिसॉल्व करके क्या देता है, ब्लू कलर। तो जैसे ही ब्लू कलर आएगा तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, बायोटीन। तो आप को अगर सैंडविच एलिसा के बारे में पता है तो ये टेक्निक आपके लिए समझने के लिए बहुत ईजी है। ये अपना कोई न्यूक्लियोटाइड या डीएनए का हिस्सा जिसमें बायोटीन अटैच था, एविडीन डाले, फिर अगेन उसमें बायोटीन और एल्केलाइन फॉस्फेटेज, और उसके लिए फिर आपने सब्सट्रेट डाल दिया, और सब्सट्रेट डालने के बाद ब्लू कलर आ गया और आपको पता लग गया कि उसमें जो है वो बायोटीन मौजूद था या नहीं था। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जो नॉन रेडियो आइसोटोप टाइप का जो मॉलिक्यूल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है डाइजॉक्सीजेनिन। ठीक है। ये एक तरीके का स्टेरॉइड है और इसको
प्लांट से जो है वो इस तरीके के फॉक्सग्लो जीनस डिजिटैलिस जो है उससे जो है वो निकाला जाता है। ये भी न्यूक्लिक एसिड लेबलिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्यूमिल्यूमिनेसेंस प्रकार की जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है और क्रोमोजेनिक भी होता है, यानी कोई कलर देता होगा, मतलब कोई लाइट डालेंगे और लाइट के प्रभाव में जो है कोई ना कोई कलर देता होता है। इसमें जो डीएनए प्रोब होता है वो उसको एंजाइमेटिकली, जैसे उसमें जो होता है फोटो वाले मेथड से भी कोई लेज़र लाइट दे के भी कर पाते थे हम लोग बायोटीन को, वैसा नहीं, इसको एंजाइमेटिक मेथड से ही इसको जो है वो जोड़ना होता है। जिस एंजाइम से इसको जोड़ते हैं उस एंजाइम का नाम है DIGDUTP। ठीक है, और इससे जो है वो आरएनए प्रोब भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो एंजाइम होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और अगेन सेम बात है कि ये जो है वो इंटरफेयर नहीं करता होगा, इसीलिए इसका जो है हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरफेयर करता तो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल नहीं करता। अगेन अगर इसको स्टोर करके रखना है तो -20 डिग्री, मोस्टली जो है -20 डिग्री, और अगर और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना होता है तो आप -80 डिग्री पे भी जा सकते हैं। अगर आप जो है वो लेबोरेटरी से जो है वो परिचित हों तो आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि डीएनए या जो आरएनए इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो -20 या -80 में रखना जो है वो ज़्यादा सुरक्षित होता है। ठीक है, और जो डीआईजी से अगर आप लेबलिंग करें तो पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्शन जो क्यूमिल्यूमिनेसेंस के माध्यम से उसमें आपको करना पड़ेगा। और आखिरी में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे भी इसके साथ में किया जा सकता है। तो ठीक है, कोई भी चीज़ आप कर लें। और HRB लेबल्ड एंटीबॉडी आर ऑल्सो यूज्ड इन दिस सिस्टम। हॉर्स रेडॉक्स पेरोक्सीडेज, मतलब HRP रेडिस पेरोक्सीडेज जो है वो वाला जो हम लोग एलिसा में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सपोज कि अपना कोई प्रोब है, मतलब छोटा सा कोई डीएनए का मॉलिक्यूल, इस डीएनए के मॉलिक्यूल में ये एटीपी और ये जो हम लोगों का एंजाइम था दोनों को, और जो हम लोगों का ये मॉलिक्यूल है डीऑक्सीजेनिन, उसको जो है वो डाल देंगे। तो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली बिना किसी टेम्पलेट की सहायता से ये डीएनए का सीक्वेंस है तो इसके इस साइड में, लास्ट साइड में 3' साइड में जो है वो जुड़ता जाता है, और एक बार जुड़ गया तो इस तरीके के बाउंड मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल गए। अब जब आप इसको जो है वो डिटेक्शन के लिए डालें, ये हम लोगों का कोई डीएनए था, इसमें डिटेक्शन के लिए डालें तो देखिए ये बाइंड हो गया फिल्टर पेपर में, जहाँ कहीं भी उसको अपने से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिला वहाँ पे वो बाइंड हो गया। और अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ बाइंड हुआ, तो एक तो तरीका ये है कि डीऑक्सीजेनिन के लिए कोई एंटीबॉडी हो और उस एंटीबॉडी में HRP, वही रेडिस पेरोक्सीडेज, वो एंजाइम लगा हुआ हो, और उसके लिए फिर सबस्ट्रेट डालें तो हम लोगों को कोई कलर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HRP लगा हो और उसके लिए जो है वो कोई कलर डालें तो वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, या दूसरे जो तरीके हैं, इसमें कोई जो है वो लाइट डालिए, क्योंकि केमिल्यूमिनेसेंस है तो पर ये जो है वो ज़्यादा कारगर तरीका है एंटीबॉडी वाला। तो आप ध्यान यही रखिए कि एंटीबॉडी डाल के हम लोग इसको आसानी से पता कर सकते हैं। तो एलिसा की तरीके की टेक्निक है कि पर हम लोगों को सिर्फ इसमें वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होती थी, यहाँ पे डीएनए बाइंड होता जा रहा है। तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो है फ्लूरेसिन। फ्लूरेसिन दोनों के लिए, डीएनए और आरएनए प्रोब के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी एंजाइमेटिकली ही लेबल करना होता है, और जो एंजाइम काम में आएगा वो ये दो एंजाइम हैं। ठीक है, एक आरएनए के लिए और दूसरा डीएनए के लिए। FL12DUTP करे तो डीएनए, और FL12UTP, डी और यू के बीच में डीऑक्सी है वो, और यहाँ पे जो है वो डीऑक्सी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल में इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस है, अपने आप ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा चमक है उसमें, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जब किसी लाइट के माध्यम में हम लोग देखें तो आसानी से देखा जा सके। हाइब्रिडाइजेशन के बाद या फिर दूसरा हाई एफिनिटी एंटीबॉडी को अगर हम लोग फ्लोरेसेंस के अगेन डालें, वही आखिरी में, तो इसमें से डालें तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोब कहाँ पे जाके बाइंड हुआ है। सेम तरीका यहाँ पर भी अपनाया जा सकता है। या फिर दूसरा कुछ जो है वो फ्लोरेसेंट डाई जैसे CY3 या CY5 टाइप का यूज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि तरीके का फ्लोरेसेंट है तो आसानी से जो है वो डाई को ले लेगा और काम में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस आर फ्लोरेसेंट डाई वाला जो अपना तरीका है। ठीक, ये फ्लोरेसिन। तो ये हम लोगों को कैसे डिसीजन करना है कि लेबल जो लेंगे वो रेडियो एक्टिव लेंगे या नॉन रेडियो एक्टिव लेंगे।
तो डिपेंड करता है किस पे, पहला रिजोल्यूशन पे, ठीक। पहला हाई डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन होना चाहिए कि किस पोजीशन पे, जिस पोजीशन में वो बाइंड होता है उसी पोजीशन में जाके बाइंड हो, भाई अनवांटेड टाइप से कहीं पे भी जाके बाइंड ना हो। दूसरा सेंसिटिविटी पे, छोटे से छोटे अमाउंट को भी डिटेक्ट करने की उसमें क्या होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। ये दो मेन है, रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी। उसके अलावा प्रोब स्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और जो होता है वो आसानी से यूज़ किया जा सकने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेबल बनाने में, डिसीजन लेने में। तो इसके बाद इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में लेता हूँ। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और थैंक यू।